अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस 1.6X CVT 2025 मॉडल। और आज इस वीडियो में इस गाड़ी के स्पेक्स, फीचर्स, डिफरेंसेस वगैरह तो कवर करने वाले ही हैं, बट इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव भी करके देखेंगे ताकि पता लगे कि वाकई में ट्रांसमिशन जो इसकी चेंज की गई है उसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं, और रियल लाइफ सिचुएशन में ये किस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट करेगी, और उसके अलावा सिंपल ऑल्टिस में कितने डिफरेंसेस दिए गए हैं और ये डिफरेंसेस वर्थ इट हैं या नहीं, ये सब मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 76,50,000 है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, सिर्फ 200 समथिंग किलोमीटर ड्रिवन है और सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिरवन के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी के मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। ऑलराइट, ड्राइविंग द ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन। वैसे तो मैंने पिछली ऑल्टिस चलाई भी है और उसमें ट्रांसमिशन 4 स्पीड थी, इसमें ट्रांसमिशन CVT है और देखते हैं कि ये वाकई में रियल लाइफ डिफरेंसेस का वाकई में कोई है भी कि नहीं। तो CVT ट्रांसमिशन वैसे अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये एक बेल्ट होती है, इसमें अलग अलग गेयर्स नहीं होते और ये बेल्ट ही आपकी RPM और स्पीड के हिसाब से मूव करती है। और इन शॉर्ट अगर आप रेस दें तो आपका RPM गाड़ी बेशक 20-30 पे भी हो, RPM आपका 5-6 पे चला जाएगा और फिर गाड़ी खुद ही अपनी पेस से तेज होती रहेगी। वही चीज़ इस गाड़ी में मैंने फील की है। अभी इसको रेस करके देखते हैं। अभी RPM इसका बिला वजह ही इतना ऊपर चढ़ गया है, गाड़ी अब ऐसे तेज हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील नहीं होती, ये बड़ी एक बोरिंग सी ट्रांसमिशन है, बट डे टू डे यूज़ के लिहाज से ट्रांसमिशन परफेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल यूज़ में अगर आप हल्की सी रेस देकर भी इसको आप तेज़ करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता जिस नॉर्मली लोग चलाते हैं, तो ये गाड़ी कम RPM पे ही तेज़ होती 40, 50, 60, 70, 80, 100 चली जाएगी। ये बार बार गियर चेंज नहीं करेगी। आम गाड़ियों में क्या होता है कि आप पहले गियर में रेस देते हैं तो RPM ऊपर जाता है, फिर दूसरा गियर होता है, फिर RPM ऊपर जाता है, तीसरा गियर RPM ऊपर। इसमें कोई सीन ही नहीं है, सुकून से RPM 1.5, 1.2 पे रहेगा और गाड़ी स्टैंड स्टिल से होते होते 100, 120 भी पहुंच सकती है। और यही RPM की बार बार फ्लक्चुएशन ना होने की वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है। ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 15-16 की इजीली दे सकती है। अभी मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका मीटर 0 किया था, रीसेट किया था, और मेरा कोई लॉन्ग रूट नहीं है, बट स्टिल ये गाड़ी अभी मुझे मीटर पे एवरेज 15 की शो करवा रही है। और जैसे ही मैं पैडल को लाइट करता हूँ तो इसकी एवरेज और ऊपर जाना शुरू हो जाती है। प्यार से चलाने पर ये गाड़ी अभी मुझे 16 की भी शो करवा रही है, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी बेहतर चीज़ है। और अगर आप सिंपल ऑल्टिस यूज़ करते हैं तो ये आपको वाकई में डिफरेंट लगेगी। इसके अलावा बाकी ड्राइव के लिहाज से कोरोला हमेशा से ही काफ़ी स्मूथ रही है। खड्डे ये गाड़ी आपको फील ही नहीं करवाती, ब्रेक कर खड्डे वगैरह पत्थर वगैरह पे से ये गाड़ी सुकून से गुजर जाती है, अनलेस टायरों की हवा बहुत टाइट हो। इस गाड़ी में हवा टाइट है क्योंकि बिल्कुल नई गाड़ी है, बट अगर आप इसकी हवा नॉर्मल रखें तो इसकी ड्राइव काफ़ी स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू सिविक वगैरह। ये खड्डे बिल्कुल फील नहीं करवाती, लेकिन इसकी हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। बहुत सारे टाइम्स पे जहाँ पे सिविक ग्रिप करके मुड़ जाती है ये गाड़ी स्लिप हो जाती है। अब इसका 0 to 100 चेक करते हैं। ये गाड़ी भी स्टैंड स्टिल पे है और मैं इसको उठाता हूँ। ये मैंने फुल थ्रोटल दिया है। अच्छा, अभी मैंने इस गाड़ी में एक और चीज़ वियर्ड नोटिस की है, वो ये है कि मैंने गाड़ी का काफ़ी अच्छा खासा राउंड लगा लिया है, 100 से ऊपर भी गया हूँ, बट सिर्फ इसके डोर्स लॉक नहीं हुए। अगर आप भी ऑल्टिस ओनर हैं और ये चीज़ आपने भी नोटिस की है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैंने कभी ऑल्टिस ऑन नहीं की, लेकिन सिविक में आप जैसी गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो डोर्स लॉक हो जाते हैं, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रिकॉशनरी मेजर है। इसमें होना चाहिए था बट नहीं है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। खैर, इसके अलावा कैबिन नॉइज इसकी कंपैरेटिवली सिविक से थोड़ी ज़्यादा है, अंदर आपको थोड़ा शोर फील होता है, बट स्टिल नॉनदलेस ये ठीक है। और ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन में सबसे मजे की चीज़ की मुझे हेडलाइट्स लगी हैं। आम गाड़ियों की हेडलाइट्स वैसे हेलोजन आती हैं, और इसके अलावा प्रोजेक्शन लैंप के बारे में एक बेस्ट चीज़ ये है कि इसका आगे जो स्कोप है, जो लाइन है, वो बड़ी परफेक्ट बनती है। इसकी हेडलाइट्स की थ्रो बहुत मज़ेदार है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ है और क्लाइमेट कंट्रोल है, तो मेरे लिए सिर्फ ये रीजन इनफ है इस गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा पैसे भरने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के कंपैरिजन की, तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन कोई खास बनता नहीं है पाकिस्तान में। इलेंट्रा में 1.6 आई थी, बट वो गाड़ी इतनी चली नहीं। यारिस वगैरह से इसका कंपटीशन लोग करते हैं, और यारिस से ये गाड़ी एनी डे एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि एक तो साइज़ के लिहाज से बड़ी ज़्यादा है, फिर कोरोला है, और इसके अलावा इसकी राइड बहुत कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू दोस्त कार्स सिटी, यारिस, एल्फिन, सबसे ये गाड़ी बेहतर है। राइड इसकी काफ़ी फ्लोई सी है। इसके अलावा बाकी इसमें साइड में रिट्रैक्टेबल है, स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप बहुत सी चीज़ें इसे यूज़ कर सकते हैं। मीटर इसका आपको स्टार्ट हर तरह की शो करवाता है, लेकिन ये अब थोड़ा सा इंस्टेंट लगने लग गया है, क्योंकि अब इस क्लास की बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत बेहतर मीटर ऑफर करती हैं, बहुत बेहतर स्क्रीन ऑफर करती हैं, लेकिन इसमें वही पुरानी स्क्रीन दी गई है जो कि 2015 से इसमें आ रही थी। डिस्प्ले इंप्रूव किया गया है, बट नॉनदलेस चीज़ वही है। इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी।
और ये इंजन पाकिस्तान में बहुत अरसे से आ रहा है। यही इंजन इससे पिछली शेप में भी था और उससे पिछली शेप में भी था, सिर्फ यहाँ पे माइनर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं और बाकी मेन चीज़ वही रही है। अब इसकी डाउन साइड्स भी हैं, अप साइड्स भी हैं। डाउन साइड वैसे ये होती हैं कि नई इनोवेशन, टर्बोचार्ज इंजन्स, EQ बूस्ट, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज वगैरह कुछ भी इसमें अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। ये एंशिएंट इंजन को लेकर चल रही है। बट इसकी अप साइड ये है कि ये इंजन हर बंदे ने टेस्ट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा ये इंजन लाइक मार्केट में इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, पार्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, काम इसका हर मैकेनिक जानता है और ये एक टेस्टेड इंजन है। तो बेशक टेक्नोलॉजी पुरानी है बट स्टिल टेस्टेड है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। इस ट्रांसमिशन को वैसे लोग बोरिंग कंसिडर करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि CVT पे रेस करना ऐसा है जैसे कि आप वैक्यूम क्लीनर के साथ रेस कर रहे हो, क्योंकि इसका शोर बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, शुरू से ही काम बाद में शुरू होता है। बट नॉनदलेस डे टू डे यूज़ के लिहाज से ट्रांसमिशन अच्छी है क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करती है। ग्रैंडी में ट्रांसमिशन 2014 से आ रही है। ऑल्टिस में पहले ट्रांसमिशन 4 स्पीड ऑटोमेटिक थी, 2021-22 तक जाके इसमें ट्रांसमिशन वही आ रही थी बट बाद में चेंज की गई और अब ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। 4 स्पीड में आपको काफ़ी तरह एक तो गियर शिफ्ट फील होते थे और इसके अलावा हाई स्पीड पे जाके गाड़ी का RPM काफ़ी ऊपर रहता था। इस कार के केस में आप बेशक 120 पे भी हों तब भी इसका RPM 1.5-1.8 से ऊपर नहीं जाता। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा इसकी ब्रेकिंग भी ठीक है और जैसा कि मैंने बताया इसमें टायर्स अच्छे हैं। टायर्स में योकोहामा का एडवान है और 16 इंचेस का रिम है। बाकी इस कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उनमें टायर जनरल का आता है, BG थंडर मैक्स या BG लक्सो प्लस वगैरह। वो टायर इससे बहुत ज़्यादा चीप भी है और कोई इतना अच्छा भी नहीं है ड्राइव के लिहाज से। जैसे आप सेविक का टायर चेंज कराते हैं तो आपको उसकी राइड में फ़र्क फील होता है। इस गाड़ी के केस में आपको ज़रूरत ही नहीं है। टायर्स गाड़ी का एक बड़ा खर्चा होते हैं जो कि इसमें ऑलरेडी अच्छे दिए हुए हैं कंपनी ने। अभी आप क्योंकि मैं सिर्फ 1.5 पे रखता हूँ तो आप स्पीड देखें कितना ऊपर होती जा रही है, जबकि पहले 4 स्पीड वाली ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं था। RPM इसका लो ही रहता है बट स्टिल स्पीड ऊपर होती जाती है। आम ट्रांसमिशन यहाँ पे गियर चेंज करती रहती हैं बट इसमें वो केस है ही नहीं। अब इस गाड़ी में फीचर इतने इंप्रूव कर दिए गए हैं तो हर बंदे के माइंड में पहला सवाल ये आएगा कि अब ग्रैंडी क्यों लें। सनरूफ भी इसमें आ गई, फीचर भी इसमें आ गए, हेडलाइट भी अच्छी हैं, रिम भी अच्छे हैं, टायर भी सेम है, तो इतने पैसे एक्स्ट्रा क्यों भरें। बट ग्रैंडी अभी भी चीज़ें बहुत सारी ऑफर करती है जो कि इसमें नहीं है और वो चीज़ें वर्थ इट हैं। जैसे कि ग्रैंडी में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, फिर ग्रैंडी की हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग वाली हैं, ग्रैंडी में पैडल शिफ्टर्स आते हैं और इसके अलावा उसमें ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। सीट्स उसकी 60-40 की स्प्लिट के साथ होती हैं जिनको आप फोल्ड कर सकते हैं, इसमें सीटें फोल्ड नहीं होती। और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ग्रैंडी में एक्स्ट्रा हैं, ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। तो वो सारी चीज़ें ग्रैंडी को अभी भी वर्थ इट बनाती हैं। अगर आप एक्स्ट्रा डिफरेंस पे करते हैं तो वो पे ऑफ करेगा और कल को रीसेल में भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उस चीज़ के। बट इस गाड़ी की भी अपनी फैन बेस है। यारिस ATIF X ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी को बहुत बार इंप्रूव किया गया है। ये शेप पाकिस्तान में 2014 से आना शुरू हुई थी। इसको फिर एक बार 17 में फेसलिफ्ट किया गया, फिर एक बार 21 में थोड़ा सा रिवाइज किया गया और अभी भी लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी अपडेटेड लगती है, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ें इसमें पुरानी लगती हैं। जैसे कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा क्रोम है। क्रोम अब आपको मोस्टली गाड़ियों में नजर नहीं आएगा। बेशक अपने इलेंट्रा देखें, सोनाटा देखें, सिविक देखें, कोई मर्जी गाड़ी देखें, सब में या तो मैट सिल्वर होगा या ब्लैक होगा या शेडो क्रोम होगा। तो इस गाड़ी में बिल्कुल चीखता हुआ क्रोम है। और इसके अलावा स्पेशल एडिशन की जो हाइलाइट्स हैं वो है इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो कि बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप वाली हैं और इसमें DRL भी दे दी गई है, लेकिन ये हेडलाइट्स ऑटो लेवल नहीं करती। ग्रैंडी की हेडलाइट्स ऑटो लेवल करती हैं। फिर इसमें फ्रंट पे फॉग लैंप के स्लॉट दिए गए हैं, लेकिन फॉग लैंप आते नहीं हैं। ये चीज़ भी सिर्फ ग्रैंडी तक लिमिटेड है। और इसके अलावा इसमें ऊपर यहाँ पे सेंसर नहीं है क्योंकि इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग नहीं है। ग्रैंडी के वाइपर रेन सेंसिंग होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि ग्रैंडी को वर्थ इट बनाती हैं। बट स्टिल ये डिफरेंस इनका जो है प्राइस का ये भी अच्छा खासा है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ये क्रोम की स्ट्रिप हेडलाइट के अंदर ही रह जाती है। ग्रिल में क्रोम की स्ट्रिप कंटिन्यू नहीं करती। ये चीज़ भी ग्रैंडे में आती है और इसके अलावा ग्रैंडे में फ्रंट कैम भी आता है जो कि ये ऑफर नहीं करती। बट यार इसके ऊपर ये गाड़ी एक अच्छी अपग्रेड है क्योंकि सिर्फ ये फीचर्स के लिहाज से बेहतर ही नहीं बल्कि साइज़ के लिहाज से ज़्यादा बड़ी भी है। बाकी इसमें यहाँ पे पहले डुअल VVDI की बेसिंग आती थी, वो यहाँ से निकाल दी गई है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, शायद टोयोटा ने यहाँ पे चीप आउट किया हो। और इसके अलावा साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये फोल्ड अनफोल्ड होते हैं ऑटोमेटिकली और इसके मिरर्स भी अंदर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ भी काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है, लेकिन ग्रैंडे से कंपैरेटिवली कम है। ग्रैंडी भी नीचे यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप्स भी आती हैं जो कि इसमें नहीं दी गई। और इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी के 2021 में रिवाइज किए गए थे। 21 के बाद से इस गाड़ी को X कहते हैं, बेशक ऑल्टिस X हो या ग्रैंडी X हो, और इनमें ये वाले रिम आए थे। और ट्रांसमिशन भी इसमें 21 में CVT कर दी गई थी। मोर ऑन दैट लेटर इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। खैर इसके अलावा बाकी इसमें साइड स्कर्ट्स भी ऐड कर दी गई थी 17 के बाद से। और ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन में ये क्रोम इसके डोर हैंडल्स में भी आ गया था। वैसे ये सिर्फ ग्रैंडी तक लिमिटेड था। फिर इसमें सिर्फ यही नहीं, स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि इस गाड़ी को मैं लॉक अनलॉक एक टैप से कर सकता हूँ। और इसका रिमोट भी फिजिकल की वाला नहीं है बल्कि प्रॉपर रिमोट है ग्रैंडी की तरह का। इसके अलावा बाकी इसमें एंट्री एग्जिट आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। अगर आपको उससे भी तंग करती है बैठने उतरने में तो ये गाड़ी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है।
फिर सस्पेंशन के लिहाज से भी ये गाड़ी सिविक से थोड़ी स्मूथ है, लेकिन रोड ग्रिप के लिहाज से सिविक वगैरह से बेहतर हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी फेसलिफ्ट में काफ़ी इंप्रूव किया गया था। टेलर्स में काफ़ी ज़्यादा क्रोम दे दिया गया था, बैक पे इसके बम्पर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े कर दिए गए थे, बट ट्रिम्स इतने बड़े नहीं किए गए। अगर किए जाते तो मेरे ख्याल से बेहतर था। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, वो ये है कि ऑल्टिस 1.6 में यहाँ पे डिग्गी खोलने के लिए कोई रिलीज़ नहीं आता, बट स्पेशल एडिशन में रिलीज़ दिया गया है। ये वाला बटन हमेशा स्मार्ट एंट्री वाली चाबी के साथ आता है, जो कि इस गाड़ी में दी गई है। सिंपल ऑल्टिस में डिग्गी आप यहाँ से नहीं खोल सकते। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी की डिग्गी है तो अच्छी खासी स्पेशियस, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि यारिस की डिग्गी से ज़्यादा स्पेशियस होती है। इसकी ट्रंक कैपेसिटी है 475 लीटर, यारिस की 500 लीटर है। और इसके अलावा इसमें रेयर बेंचेस फिक्स ही हैं, इनको आप फोल्ड नहीं कर सकते। स्पेयर टायर गाड़ी प्रॉपर ऑफर करती है, यहाँ इंसुलेशन भी दी गई है। और जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकता था। 2015 से सेम इंटीरियर ही ऑफर करी है, जस्ट यहाँ पे कुछ माइनर रिफाइनमेंट्स की गई हैं। ये रिफाइनमेंट्स 2017 में ही कर दी गई थी और उसके बाद से अब तक सेम इंटीरियर आ रहा है। 1.6 ऑल्टिस में इंटीरियर फैब्रिक सीट्स का आता है और इस गाड़ी में भी फैब्रिक ही दिया गया है, डोर्स में भी और सीट पे भी। लेदर इस स्पेसिफिक गाड़ी में ये आफ्टर मार्केट हुआ हुआ है। बाकी 1.6 में कोई कलर ऑप्शंस नहीं अवेलेबल। ग्रैंडे में एक ब्लैक रूम भी अवेलेबल होता है, जिसमें रूफ लाइनर ग्रे आता है और बाकी इंटीरियर ब्लैक आता है, और वो गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन समझी जाती है। बट मेरी ओपिनियन में ये इंटीरियर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये थोड़ा लाइवली लगता है। बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड इसका मोस्टली लेदर की फिनिश में है, कुछ जगहों में प्लास्टिक दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का ये प्लास्टिक का ही आता है। वैसे ग्रैंडे में यहाँ पे लेदर स्टिचिंग दी गई होती है। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है, बट इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता और ना ही पैडल शिफ्टर्स आते हैं। क्रूज 1.8 तक लिमिटेड है। इसके अलावा बाकी हेडलाइट्स में नॉर्मल सी हैं, वाइपर भी नॉर्मल है, रेन सेंसिंग नहीं है। मीटर इसका सेम वैसे ही है जैसा कि आम गाड़ियों में होता है। और इसके अलावा बाकी एयरवेंट्स वगैरह भी इसमें नॉर्मल हैं, लेकिन ग्रैंडे में यहाँ पे क्रोम आता है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसमें अल्पाइन की है। ग्रैंडे में भी सेम साइज की स्क्रीन आती है, लेकिन वो स्क्रीन होती डिफरेंट है, अल्पाइन की नहीं होती, उसमें फीचर्स बेहतर होते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल वैसे ग्रैंडे में ऑटोमेटिक आता था, अब इसमें भी दे दिया गया है। ट्रांसमिशन इसमें CVT है, तो यहाँ पे ये मैनुअली गियर शिफ्ट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके अलावा हैंड ब्रेक ट्रेडिशनल है, जबकि अब इस एरा में मोस्टली गाड़ियाँ हैंड ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करी हैं। बेशक आप स्पोर्टेज देख लें, MG देख लें, सिविक देख लें, एलेंट्रा देख लें, सब में हैंड ब्रेक दूसरे वाली है, जबकि इसमें अभी तक ये आ रही है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। खैर, इसके अलावा सेंटर कंसोल इसका नॉर्मल सा है, सीट फैब्रिक की हैं, मैनुअली एडजस्टेबल हैं। बाकी रूफ में इसके सनरूफ दे दी गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। रूफ इसकी पूरी ही ग्रैंडे वाली है, इस तरह से कि इसमें वैनिटी मिरर भी आते हैं और इनमें लाइट्स भी दे दी गई हैं, जो कि वैसे ऑल्टिस में नहीं आती। इसके अलावा एयरबैग इसमें 2 ही आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बस पूरी है। लेग रूम पे मेरे पास बिल्कुल पूरा है और हेड रूम भी सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे अगर मेरे से भी लंबा बंदा बैठेगा तो उसको इशू हो सकता है। इसमें फिर फ्लोर बेड फ्लैट आता है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, और सीट भी सेंटर में फ्लैट ही है, तो यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। यार सिटी वगैरह से ये गाड़ी ज़्यादा खुली है। और इसके अलावा ऑल्टिस 1.6 में ये सेंटर कंसोल भी आता है, जिसको निकाल कर एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी में पावर आउटलेट्स भी आते हैं, 3 हेडरेस्ट आते हैं, आसपास के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट भी ऑफर करती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो ये इस शेप में Corolla के बहुत सारे इंजन आए हैं। 1300, 1600, 1800 और इवन 2000 सीसी वाली गाड़ियाँ भी आती थी, और ये गाड़ी 1600 सीसी है। अब इसमें ट्रांसमिशन इंप्रूव कर दी गई है, CVT, और ये क्या डिफरेंसेस से मैंने कवर किया है पहले टेस्ट ड्राइव रिव्यू में, और वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक बात है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो ये गाड़ी 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ठीक है बॉडी साइज के लिहाज से। और इससे ऊपर जो 1800 सीसी इंजन आता है वो 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, तो 138 वर्सेस 120 की बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये भी सफिशिएंट है। एवरेज के लिहाज से 1800 और ये गाड़ी करीब होते हैं, वो 1 आधा किलोमीटर कम दे तो दे, वरना लॉन्ग पे ये गाड़ियाँ बराबर ही हैं, तो मेरे ख्याल से 1.8 भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, बट उस पर टैक्सेस ज़्यादा पड़ते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें ABS आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स यहाँ पे मिसिंग हैं, और इसके अलावा बाकी बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन भी दी गई है। एवरेज जैसा कि मैंने बताया, ये गाड़ी 13 के आसपास रहेगी, 13-14 की। लॉन्ग पे गाड़ी 16-17 भी जा सकती है ईजीली। और इसके अलावा इसका इंजन भी बिल्कुल एक्सपोज है, यहाँ मेरे ख्याल से इंसुलेशन बेहतर हो सकती थी, बट नहीं की गई। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।